Now student come to the न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। एक्चुअली न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन में होता क्या है, अगर आपके पास कोई हैवी न्यूक्लियस है और उसको हम डिवाइड कर रहे हैं, उसको 2 और 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं लाइटर न्यूक्लियर में, तो हम बोलेंगे कि दिस इज द न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। और इस रिएक्शन में भी ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। ओके, न्यूक्लियर फ्यूजन जस्ट इसका अपोजिट है, इसमें लाइटर न्यूक्लियर को हम कंबाइन करके एक हैवी न्यूक्लियर बनाएंगे और इसमें भी ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। ओके, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि जैसी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आपकी चेंज होती है या फिर इंक्रीज होती है, तो यहाँ पे भी आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। वही प्रिंसिपल हमें यहाँ पे यूज़ करना है। ओके, तो होता क्या है बच्चों, हमारे पास अगर कोई भी न्यूक्लियस है और उसके ऊपर हम किसी भी अल्फा पार्टिकल की या न्यूट्रॉन की या फिर इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट करवाते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का क्यों नहीं करवाएंगे? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही कम होता है। इलेक्ट्रॉन इतना कैपेबल नहीं होगा कि हम वहाँ इस इलेक्ट्रॉन से न्यूक्लियस को ब्रेक कर सकें, इसलिए हम इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट नहीं करवाएंगे। यहाँ पे हम बम्बार्डमेंट करवाएंगे न्यूट्रॉन की। अच्छा, न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट भी कराने के पीछे एक कंडीशन है कि वो जो न्यूट्रॉन आना चाहिए वो स्लो स्पीड में आना चाहिए। अगर हाई स्पीड में आएगा तो वो क्या करेगा, न्यूक्लियस को ब्रेक करने के बजाय पेनिट्रेट करके निकल जाएगा। आपने नोटिस किया होगा, जस्ट प्रैक्टिकल एग्जांपल, अगर आपके पास एक ग्लास की शीट है, ओके, इस ग्लास की शीट पे अगर मैं बुलेट से फायर करूं तो क्या होगा, इसके अंदर से एक होल बन के निकल जाएगा। ये चांसेस होते हैं कि ग्लास की शीट पूरी की पूरी ब्रेक ना हो। ओके, अगर आपके पास एक ग्लास है, इस पर बुलेट फायर करता हूँ, गन से फायर करता हूँ, तो यहाँ पे एक होल हो जाएगा। बट इसी ग्लास शीट को अगर मैं स्टोन फेंक के इसको तोड़ने की कोशिश करता हूँ, स्टोन मैंने से फेंका, तो ये पूरा का पूरा ग्लास शीट जो होगी वो ब्रेक हो जाएगी। इसका मतलब हुआ क्या कि अगर आपके पास एक छोटा सा पार्टिकल है या फिर आपके पास एक पार्टिकल है, उस पार्टिकल से आप किसी भी शीट को तोड़ने की कोशिश करते हो, तो इतनी हाई स्पीड से हमें नहीं फेंकना है कि वो पेनिट्रेट करके निकल जाए। उस केस में क्या होगा, सिर्फ यहाँ पे माइनर सा डैमेज होगा, बट ये ब्रेक नहीं होगा। इसको ब्रेक करने के लिए मुझे इस शीट पे उस स्टोन को फेंकना तो पड़ेगा, बट विद नॉट अ वेरी हाई वेलोसिटी। छोटी सी वेलोसिटी से फेंकेंगे, कम वेलोसिटी से फेंकेंगे, जिससे ये पूरा का पूरा ब्रेक हो पाए। ओके, इसीलिए हम यहाँ पे जो न्यूट्रॉन लेंगे, जिसकी बम्बार्डमेंट हम किस पे कराएंगे, हैवी न्यूक्लियस पे, तो वो न्यूट्रॉन स्लो स्पीड में आना चाहिए इसके पास, जिसकी वजह से वो न्यूक्लियस को ब्रेक करने के लिए कैपेबल हो। तो ये बात समझ में आ गई कि हमें न्यूक्लियस को बम्बार्ड करा या फिर न्यूक्लियस को ब्रेक करने के लिए जो न्यूट्रॉन चाहिए वो स्लो स्पीड का चाहिए। क्यों चाहिए, समझ में आ गया बच्चों? चलो अब रिएक्शंस की तरफ मूव करते हैं। ओके, तो यहाँ पे इस रिएक्शन को देख, अच्छा ये रिएक्शंस आपको बच्चों मिलेगी पेज नंबर 452 पे, आपके एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 452 पे ये फिजन रिएक्शन देखने को मिलेगी। ओके, मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये दोनों रिएक्शन भी लर्न करो, दिस इज द इंपॉर्टेंट वन, आपको ये वाली लर्न करनी है। सो रिएक्शन की बात करते हैं। हमने क्या किया, एक न्यूट्रॉन को बम्बार्ड कराया, किसके ऊपर, यूरेनियम 235 के न्यूक्लियस के ऊपर। दिस इज द स्लो मूविंग न्यूट्रॉन, और आप ये भी बोल सकते हो कि दिस इज द लो स्पीड न्यूट्रॉन, इसको हमने इसके ऊपर बम्बार्डमेंट कराया। जैसे बम्बार्डमेंट कराया तो देखो यहाँ पे हमें रिएक्शन को बैलेंस करते हुए चलना है। ओके, दिस इज 92, दिस रिप्रेजेंट द मास नंबर। ओके, किसको, सॉरी, दिस रिप्रेजेंट द एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर इस पूरे का देखा जाए, देखो इस पूरे को देखो पहले, तो एटॉमिक नंबर 92, न्यूट्रॉन, इसका एटॉमिक नंबर 0, तो 92 प्लस 0 इट विल बी 92। मास नंबर इज 235 फॉर यूरेनियम, बट एक न्यूट्रॉन और ऐड हो गया तो मास नंबर इज 236, तो हमारे पास ये आ गया। अब हमारे को देखना है कि ये ब्रेक होके कितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो हम देखेंगे कि ये बेरियम में भी डिवाइड हो रहा है, ये क्रिप्टन में भी डिवाइड हो रहा है, और साथ में 3 न्यूट्रॉन हमें और मिल रहे हैं। क्लियर? अच्छा, इट इज नॉट कंपल्सरी कि ये सिर्फ इन्हीं पार्ट में यानी बेरियम और क्रिप्टन में ही डिवाइड हो। ओके, ये इन रिएक्शंस को भी फॉलो कर सकता है, बट मैक्सिमम अमाउंट या फिर मैक्सिमम टाइम हमें बेरियम और क्रिप्टन ही मिलता है, इसलिए हम इस वाली रिएक्शन को ही लर्न करेंगे। आई बात समझ में? तो यहाँ पे आपने देखा कि हमें बेरियम मिल रहा है, क्रिप्टन मिल रहा है, और साथ में 3 न्यूट्रॉन मिल रहे हैं। अगर आप इन रिएक्शन को भी देखना चाहें तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है बच्चों, आपके पास और भी एलिमेंट्स मिल रहे हैं, साथ में 4 न्यूट्रॉन मिल रहा है, यहाँ पे भी और एलिमेंट मिल रहे हैं, साथ में 2 न्यूट्रॉन भी मिल रहे हैं, बट ये रिएक्शंस उतने अमाउंट में नहीं होते, मैक्सिमम अमाउंट में आपका यही रिएक्शन होता है। तो हमें फर्स्ट वाली रिएक्शन को अच्छी तरीके से लर्न कर लेना है। ओके, अब यहाँ पे बच्चों जो 3 न्यूट्रॉन हमें मिल रहे हैं, ये 3 न्यूट्रॉन वापस से कैपेबल होंगे न्यूक्लियस को हिट करने के लिए, यानी यहाँ पे इसके न्यूक्लियस को हिट करने के लिए 1 न्यूट्रॉन काफी था। अब यहाँ पे हमें कितने न्यूट्रॉन मिल रहे हैं बच्चों, 3 न्यूट्रॉन। तो ये 3 न्यूट्रॉन भी कैपेबल होंगे वापस से 3 न्यूक्लियस को हिट करने के लिए। ओके, तो रिएक्शन कुछ इस तरीके से चलेगी, ध्यान से देखना बच्चों। ये यूरेनियम, यहाँ पे एक न्यूक्लियस आ रहा है, इसने इसको हिट किया, ये
3 पार्ट में, यानी यहाँ पे 3 न्यूट्रॉन हमें मिल गए, साथ में बेरियम और क्रिप्टन भी मिला। ओके, बेरियम और क्रिप्टन मिल रहा है। अब ये न्यूट्रॉन है, ये वापस से न्यूक्लियस को हिट करेगा। अब न्यूक्लियस को जब हिट करेगा तो इसके पास वापस से 3 न्यूट्रॉन रिलीज होंगे और साथ में बेरियम और क्रिप्टन भी होगा। ये न्यूट्रॉन जो है वापस से न्यूक्लियस को हिट करेगा यूरेनियम की, और साथ में 3 न्यूट्रॉन और रिलीज होंगे, और बेरियम और क्रिप्टन तो मिल ही रहा है। ये न्यूट्रॉन वापस से न्यूक्लियस को हिट करेगा किसके, यूरेनियम के, और साथ में 3 न्यूट्रॉन और रिलीज होंगे, और बेरियम और क्रिप्टन तो मिल ही रहा है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन। अब आप सोचो कि इस रिएक्शन को मैं और आगे चलाऊं तो कितनी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी। ओके, जैसे 1 से 3 न्यूट्रॉन मिले, फिर 3 से कितने मिलेंगे, 3 3 9, फिर 9 से 27, इतने न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होने लग जाएंगे। इसका मतलब कि यहाँ पे जो हमें एनर्जी मिलेगी वो ह्यूज अमाउंट मिलेगी, और कंटिन्यूअसली, या फिर आप ये कह सकते हैं कि एक्सपोनेंशियली एनर्जी क्या होती रहेगी, इंक्रीज हो जाएगी। और एक ऐसा भी टाइम आएगा कि हम इस एनर्जी को फिर कंट्रोल भी नहीं कर पाएंगे, और ये एनर्जी हमारे लिए डिस्ट्रक्टिव एनर्जी हो जाएगी। ओके, जब आप एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर पाओगे और ह्यूज अमाउंट में एनर्जी मिलेगी तो एनर्जी आपके लिए कैसी हो जाएगी बच्चों, डिस्ट्रक्टिव हो जाएगी। अच्छा, एनर्जी जो प्रोड्यूस हो रही है, ओके, इसको हम थोड़ी देर के बाद वापस से नेक्स्ट टॉपिक में भी डिस्कस करेंगे। जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है बच्चों, वो एनर्जी किस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो उसकी कैलकुलेशन के लिए आप इधर आ जाओ। सपोज करो आपके पास कोई एटम है जिसका एटॉमिक मास 240 है, और उसकी बाइंडिंग एनर्जी कितनी है बच्चों, 7.6 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। अब आपने यहाँ पे क्या करवाया है, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन करवाया, यानी एक न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट कराया, जिसकी वजह से अब ये एटॉमिक मास किस में डिवाइड हो चुका है, 120 में। जस्ट अज्यूम दिस इज, ये आपको सिर्फ समझने के लिए कि कैसे आपको एनर्जी मिल रही है और उस एनर्जी की क्वांटिटी क्या होगी उसको कैलकुलेट करने का एक छोटा सा एग्जाम्पल है। ओके, सो यहाँ पे आपको जो अब नया एटॉमिक मास मिल रहा है वो कितने का मिल रहा है, 120 का, 120 एटॉमिक मास यूनिट, और यू कैन से 120 U। सो अब इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी होगी वो मान लो 8.5 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट है। इनिशियल केस में बाइंडिंग एनर्जी थी 7.6, अब जो बाइंडिंग एनर्जी आ रही है वो 8.5 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट, यानी बाइंडिंग एनर्जी में कितने चेंजेस आ रहे हैं। चेंज फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे, 8.5 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट माइनस 7.6 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट, इट विल बी 0.9 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। ओके, एंड दिस इज 0.9 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट पर न्यूक्लियन। ओके, एक न्यूक्लियन में 0.9 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट की एनर्जी हमें मिल रही है, और ये हमें पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि एनर्जी में जितनी चेंजेस आएंगे, या फिर न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर में जितने चेंजेस आएंगे वही आपकी एनर्जी रिलीज को डिसाइड करेगी। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर में कितने चेंजेस आ रहे हैं, दैट इज 0.9 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट, दिस इज पर न्यूक्लियन। और कितने न्यूक्लियन हमारे पास अवेलेबल हैं, 240। ओके, तो अगर 1 न्यूक्लियन में 0.9 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट एनर्जी रिलीज हो रही है तो 240 न्यूक्लियन में कितने होंगे बच्चा, 240 इंटू 0.9 दैट इज 216 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। इतनी एनर्जी रिलीज होगी आपकी, ओके, इस पूरे रिएक्शन में। तो ये एनर्जी कैसे रिलीज हुई, किस तरीके से कैलकुलेट किया, ये समझ में आ गया। अच्छा बच्चों, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन की बात करें तो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन को हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं, एक कंट्रोल्ड मैनर में और एक अनकंट्रोल्ड मैनर में। अनकंट्रोल्ड मैनर में तो आपको समझ में आ ही गया होगा, जब मैंने यहाँ पे 3 न्यूट्रॉन के बाद 9 न्यूट्रॉन, 9 के बाद 27 न्यूट्रॉन बनाए थे, तो इसमें तो समझ में आ गया कि यहाँ पे जो न्यूक्लियर एनर्जी रिलीज हो रही है वो अनकंट्रोल्ड मैनर में यूज हो रही है। और अनकंट्रोल में जब एनर्जी रिलीज होती है तो हम उसको डिस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एटम बम की बात करें तो एटम बम में भी जो रिएक्शन होती है वो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन होती है, बट अनकंट्रोल्ड मैनर में। ओके, तो यहाँ पे न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन का एक डिस्ट्रक्टिव एग्जाम्पल दैट इज योर एटम बम। इसके बाद हम बात करेंगे न्यूक्लियर फिजन का कंस्ट्रक्टिव एग्जांपल, जिसमें हम एनर्जी को प्रोड्यूस करेंगे या फिर एनर्जी को कंट्रोल्ड मैनर में प्रोड्यूस करेंगे। ओके, तो उसके लिए हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर रिएक्टर, जो कि पेज नंबर 452 पे गिवन है। नाउ कम टू द कंस्ट्रक्टिव पर्पस ऑफ न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन को हम कंस्ट्रक्टिव वे में या बेनिफिशियल वे में कैसे यूज करते हैं। तो बच्चों इसके लिए पेज नंबर 452 जहाँ पे लिखा हुआ है न्यूक्लियर रिएक्टर, इस पेज को ओपन कर लें। सो अगर हम बात करें कि न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एवरेजली कितने रिलीज होते हैं, तो वी कैन से 2.5 न्यूट्रॉन रिलीज होते हैं। अब 2.5 का मतलब क्या हुआ, कि आधा न्यूट्रॉन भी रिलीज होता है? नहीं। अगर हम एवरेज की बात करें तो कई बार न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन में 3 न्यूट्रॉन रिलीज होते हैं, कई बार 2 भी होते हैं। तो हम 3 और 2 का एवरेज या फिर मीन फाइंड आउट करेंगे तो हमें 2.5 मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन में वन टाइम रिएक्शन में 2.5 न्यूट्रॉन रिलीज होते हैं। सो अब हम बात करते हैं
कि अगर हमारे सराउंडिंग में मान लो थोड़ी देर के लिए यूरेनियम बहुत ज़्यादा अमाउंट में अवेलेबल होता तो कितनी जल्दी केमिकल रिएक्शंस होते, यानी हमें वहाँ पे सर्वाइव करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता। अगर हल्का सा भी एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन उस यूरेनियम पे हिट कर जाता तो वहाँ पे केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होते हैं और वो कंट्रोल भी नहीं होते। बट ऐसा नहीं होता, हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे अर्थ के क्रस्ट पे हमें यूरेनियम की क्वांटिटी बहुत ही कम है। ओके, तो अगर हम बात करें कि रीजन फॉर नॉट हैविंग अ चेन रिएक्शन, हमारे सराउंडिंग में चेन रिएक्शन क्यों नहीं हो पा रहा आराम से, बिकॉज यूरेनियम की क्वांटिटी बहुत 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 कम है, इसलिए चेन रिएक्शन नहीं हो पा रहा है। सेकेंड, हमें उस चेन रिएक्शन को करवाने के लिए स्लो मूविंग न्यूट्रॉन चाहिए। ऐसा नहीं कि हाई मूविंग न्यूट्रॉन मूव कर रहा है तो उससे चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ओके, वो कैपेबल नहीं है। हमें एक ऐसा न्यूट्रॉन चाहिए जिसकी स्पीड कम हो। थर्ड वन, ये चेन रिएक्शन कंट्रोल मैनर में होनी चाहिए। ओके ना, अगर आपके पास सपोज करो आप एनर्जी प्रोड्यूस करना चाह रहे हो और चेन रिएक्शन कंट्रोल्ड मैनर में नहीं हो रही है, तो एक ऐसा भी टाइम आएगा कि इतनी हीट एनर्जी डेवलप हो जाए जिस हीट एनर्जी को वो इक्विपमेंट ही होल्ड नहीं कर पाए। ओके, इतनी ज़्यादा हीट एनर्जी डेवलप हो जाएगी कि जिस इक्विपमेंट से या फिर जिस पूरे सिस्टम से आप एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं वो सिस्टम ही मेल्ट आउट हो जाए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस रिएक्शन को या फिर इस चेन रिएक्शन को भी कंट्रोल करना पड़ेगा। अब चेन रिएक्शन कंट्रोल करने के लिए हम कुछ रोड्स यूज करते हैं, वो डिस्कस करते हैं। ओके, तो जब यहाँ पे हम दो चीज़ें देखी हम लोगों ने न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन में, पहला न्यूट्रॉन की स्पीड कम होनी चाहिए, दूसरा रिएक्शन कंट्रोल मैनर में होना चाहिए, यानी जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन मिल रहे हैं, यहाँ पे 3 न्यूट्रॉन थे। ओके, अगर हमारे को सिर्फ एक ही न्यूट्रॉन मिले और 2 न्यूट्रॉन अपना वर्क नहीं करें तो ये रिएक्शन कंट्रोल मानी जाएगी। ओके, तो वन बाय वन हम एक एक चीज़ को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मॉडरेटर। ओके, मॉडरेटर क्या होता है कि जो भी न्यूट्रॉन रिलीज हो रहा है उस न्यूट्रॉन की एनर्जी को वो रिड्यूस कर देता है, या फिर ये बोल सकते हैं कि उस न्यूट्रॉन की स्पीड को कम कर देता है। मैंने ये नहीं कहा कि न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब हो रहा है फिर न्यूट्रॉन को अनइफेक्टिव बना रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। वो सिर्फ न्यूट्रॉन की स्पीड को कम कर रहा है। न्यूट्रॉन की स्पीड को कम क्यों कर रहा है, क्योंकि हमें अभी थोड़ी देर पहले मालूम पड़ गया कि जो न्यूट्रॉन हमें चाहिए यूरेनियम पे बम्बार्डमेंट करवाने के लिए उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए, कंपैरेटिवली लो होनी चाहिए। तो उसका काम कौन करेगा, ये मॉडरेटर। और मॉडरेटर यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे एज अ मॉडरेटर, दैट इज द वाटर। ओके, अब दूसरी बात आती है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर की। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव ये डिसाइड करता है। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर एक्चुअली होता है क्या है, अगर सपोज करो आपने एक न्यूट्रॉन को यूज किया और उससे आप 3 न्यूट्रॉन रिलीज करवा रहे हो, ओके, तो यहाँ पे 3/1 का रेशो बन जाएगा, यानी आप ये कह सकते हो कि आउटपुट में 3 न्यूट्रॉन आ रहे हैं और इनपुट में 1, और इस तरीके से रिएक्शन कंटिन्यू चलता गया तो डिस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए यूज में आ जाएगा। बट अगर सपोज करो हमारे पास इनिशियल में 1 न्यूट्रॉन है और आउटपुट में भी हमें 1 ही न्यूट्रॉन मिल रहा है फॉर द फर्दर रिएक्शन, देन व्हाट वी विल से कि ये वाला जो रिएक्शन है ये कंट्रोल मैनर में चल रहा है, यानी यहाँ पे जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो स्टेडी वे में होगी, यानी कांस्टेंट वे में होगी। तो अगर मैं बात करता हूँ न्यूक्लियर रिएक्टर की, अभी इस न्यूक्लियर रिएक्टर में मूव करेंगे, अगर मैं किसी न्यूक्लियर रिएक्टर में या फिर किसी एनर्जी पावर प्लांट में एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा हूँ बाय यूजिंग द न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन, तो वहां पे मैं मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या रखूंगा, जस्ट 1। ओके, जिसमें क्या होगा कि आपके पास जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो कंट्रोल्ड मैनर में प्रोड्यूस होगी। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर के बारे में आपको पेज नंबर 454 में 3rd पैराग्राफ में गिवन है, द K फॉर द नंबर ऑफ फिजन प्रोड्यूस्ड बाय अ गिवन जनरेशन ऑफ न्यूट्रॉन to the number of fission of the preceding generation may be greater than 1, this is called the multiplication factor। ओके, ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होता है। ओके, और हमें मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कितना रखना है बच्चों, k = 1 कंस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए ना। हम बात करते हैं कि मल्टीप्लिकेशन फैक्टर में जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन हमारे पास मिल रहे हैं उन एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन को हमें कराना क्या होता है बच्चों, एब्जॉर्ब। ओके, यानी उसको अनइफेक्टिव करना होता है, और ये एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है, कंट्रोलिंग रोड्स, जो कि बनी होती है किसकी बच्चों, कैडमियम की। ओके, तो ये कंट्रोलिंग रोड क्या कर रही है, एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन जो प्रोड्यूस हो रहे हैं, देखो 3 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे थे, उसमें से 2 न्यूट्रॉन को अपने में क्या कर लेगी, वो एब्जॉर्ब कर लेगी। तो वो कौन एब्जॉर्ब करेगा बच्चों, कैडमियम रोड। न्यूट्रॉन की स्पीड कौन कम कर रहा है बच्चों, वाटर, जिसको हम क्या बोलते हैं, मॉडरेटर। तो ये 2 इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जिससे आपकी जो रिएक्शन है वो कंट्रोल मैनर में आ रही है और आपने जो एनर्जी प्रोड्यूस की है उसको कंस्ट्रक्टिव वे में यूज कर रहे हैं। बात समझ में आ गई। चलो हम एक रिएक्शन की बात करते हैं। यहाँ पे ये रिएक्शन आपको पेज नंबर 454 पे लास्ट में दे रखी है। ओके, अगर मैं ये मान के चलूँ कि आपके पास यूरेनियम 235 है, अभी हमने जो यूरेनियम यूज किया था वो 235 था, बट अब यहाँ पे 238 वाला है। ओके, ये नॉन फीजनेबल होता है,
यानी यहाँ पे अगर मैं न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट कराता हूँ तो यूरेनियम तो मिलेगा, यानी यूरेनियम 239 तो मिलेगा, ओके। और उसके बाद ये नेपच्यून में कन्वर्ट हो जाएगा और साथ में इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रॉनो भी रिलीज होंगे, बट एनर्जी रिलीज नहीं होगी, रेडिएशन एमिट होंगे, एनर्जी रिलीज नहीं होगी, ओके। या फिर इसको मैं फर्दर और रिएक्ट करवाता हूं, यानी इसको मैं फर्दर और डिवाइड कर रहा हूं, तो यहाँ पे मेरे को क्या मिलेगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रॉनो फिर से मिलेंगे, बट यहाँ पे एनर्जी रिलीज नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि जो सारे यूरेनियम हमारे पास अवेलेबल है उसके हर एक आइसोटॉप से हम एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर सकते, ओके। यूरेनियम के बहुत सारे आइसोटॉप्स हैं, उसमें से जो लिमिटेड यूरेनियम है, जैसे 235 की बात करें, हम इससे एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, सारे यूरेनियम से हम एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर सकते। चलो अब हम बात करते हैं रिएक्टर की। ये रिएक्टर वाला डायग्राम बच्चों आपको पेज नंबर 455 पे मिलेगा, ये वाला डायग्राम। मैं इस डायग्राम की बात कर रहा हूँ, इट विल बी ऑन पेज नंबर 455, ओके। तो प्लीज ओपन पेज नंबर 455। इस पेज पे यहाँ पे कोड दिखाई दे रहा है जिसके अंदर न्यूक्लियर प्रोडक्ट है आपके, या फिर जो भी न्यूक्लियर है जिसका रिएक्शन हम करवा रहे हैं, न्यूट्रॉन की बम्बार्ड कर रहे हैं, वो इसके अंदर रखा हुआ है, ओके। इसको मैंने रिफ्लेक्टर से और शील्ड से बिल्कुल अच्छी तरीके से कवर कर रखा है। अच्छा, ये बिल्कुल स्टील की भी शीट होती है और बीच में सीमेंट की एक मोटी सी वॉल होती है। आप ये कह सकते हैं कि एक सीमेंट की वॉल है या फिर सीमेंट का एक क्यूब बना होता है जिसके अंदर ये आपका न्यूक्लियर या फिर आप बोल सकते हैं यूरेनियम रखा होता है, जिसके ऊपर हम लोग न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करवाते हैं और इसको हम और फर्दर स्टील की शील्ड से भी कवर करके रखते हैं, जिससे क्या होगा कि जो रेडिएशंस बाहर निकलने का खतरा हो वो रुक जाए, ओके। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि हमने यहाँ पे एक रिफ्लेक्टर लगा रखा है जो कि रेडिएशंस को बाहर नहीं निकलने देगा, वो उस रेडिएशंस को और उस एनर्जी को अंदर ही ट्रैप करके रखेगा, ओके। दीज आर द कंट्रोलिंग रोड्स। हमने दो कंट्रोल, सपोज करो ये कंट्रोलिंग रोड्स हमने यहाँ पे लगा ली, और कंट्रोलिंग रोड्स किसकी होती है बच्चों, कैडमियम की। तो हमने यहाँ पे कैडमियम की कंट्रोलिंग रोड्स लगा रखी है। अब क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्शन स्टार्ट हो गया है, दिस इज एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज होना स्टार्ट हो चुकी है, और जैसे एनर्जी रिलीज होगी तो इस एनर्जी के ट्रांसफॉर्म को या फिर इस एनर्जी को मैंने थ्रू द कूलेंट यहाँ से ट्रांसफर कर दिया, ओके। यानी क्या किया मैंने, यहाँ पे कूलेंट का कनेक्शन कर दिया, जिसकी वजह से क्या होगी, इस हीट एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई थ्रू द कूलेंट, वो ऐसे गई फिर यहाँ पे आ गई। अब इस कूलेंट को मैंने यहाँ पे एक बॉक्स जैसे स्ट्रक्चर के साथ कनेक्ट कर रखा है। अब इसके अंदर क्या कर रखा है मैंने बच्चों, एक पाइप लगा रखी है, और पाइप को मैंने इस तरीके से बहुत बार स्पाइरल फॉर्म में रिवॉल्व करके यानी घुमा रखा है। अब क्या होगा, यहाँ पे मैं वाटर लूंगा और वाटर को यहाँ से फ्लो करके यहाँ से निकालूंगा। अब जब मैं यहाँ से हम वाटर यूज करें तो वाटर को जैसे मैंने यहाँ पे पास किया तो यहाँ पे तो टेम्परेचर बहुत हाई है, तो वाटर का भी टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बहुत हाई हो जाएगा। और फिर जो वाटर हमें यहाँ पे मिलेगी ये हाई प्रेशर स्टीम की फॉर्म में मिलेगी। हमने यहाँ से वाटर सेंड किया, ओके। इसके बाद मैंने इस कूलेंट के थ्रू इसको पास होकर यहाँ पे भेजा, तो यहाँ पे जो वाटर मिलेगा ये वाटर मुझे हाई प्रेशर स्टीम की फॉर्म में मिलेगा। अब हाई प्रेशर स्टीम मिल गया। अब सोचो, तुमने ऑलरेडी पावर प्लांट के बारे में एक बेसिक सा वर्क पढ़ रखा है कि जैसे ही हम स्टीम जनरेट करते हैं तो स्टीम को हम क्या करते हैं बच्चों, टरबाइन पे फॉल करवाते हैं, यानी टरबाइन घूमना स्टार्ट कर देता है, टरबाइन की ब्लेड जो होती है वो घूमना स्टार्ट कर जाती है थ्रू द हेल्प ऑफ द स्टीम। तो यहाँ पे हमें क्या मिल चुका है, स्टीम तो मिल चुका है। किसी भी पावर प्लांट का बेसिक जो प्रिंसिपल होता है वो यही होता है कि किसी तरीके से हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो जाए, और वो हीट एनर्जी हमारे को क्या काम करेगी, वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने में हेल्प करेगी। तो यहाँ पे भी यही हो रहा है, हीट एनर्जी तो हमें मिल चुकी है, अब हमें करना क्या है, वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करना है, और वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के बाद उस स्टीम से हम क्या करेंगे, टरबाइन की ब्लेड को रोटेट करेंगे और एनर्जी को प्रोड्यूस करेंगे। तो ये वाला पार्ट आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। ये डायग्राम आपका गिवन था पेज नंबर 455 फिगर नंबर 13.5 में। ना स्टूडेंट, अब बात करते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन की, और इसी फ्यूजन रिएक्शन को हम स्टार्स में एनर्जी जनरेट हो रही है या फिर सन में जो एनर्जी जनरेट हो रही है उसके अंदर भी यही वाली चीज़ हम देखने वाले हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, जैसे कि हमने पहले डिस्कस कर लिया है कि दो लाइट न्यूक्लियाई मिलकर एक हैवी न्यूक्लियाई बनाएगी। तो दीज आर द सम एग्जांपल्स ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, जिसके अंदर क्या होगा बच्चों, एनर्जी भी पैरेलल में रिलीज हो रही है। सो यू कैन सी एक हाइड्रोजन मिलके ड्यूटेरियम बनाएगा, प्लस पॉजिट्रॉन बनाएगा, प्लस न्यूट्रिनो बनाएगा, प्लस 0.42 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट एनर्जी रिलीज हो रही है, ओके। यहाँ पे ड्यूटेरियम और ड्यूटेरियम मिलके आपका क्या बना रहा है बच्चों, हीलियम बना रहा है, प्लस एक न्यूट्रॉन रिलीज हो रहा है, प्लस
एनर्जी रिलीज हो रही है। ओके, यहाँ पे देखा जाए तो ड्यूटेरियम और ड्यूटेरियम मिलके आपका ट्रिटिनियम बन रहा है, प्लस हाइड्रोजन बन रहा है, प्लस ह्यूज अमाउंट में एनर्जी रिलीज हो रही है। तो यही एनर्जी आपके न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में काम आने वाली है। तो हमने यहाँ पे ये चीज़ देखी कि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में जो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है वो आपका हाइड्रोजन और उसके आइसोटॉप्स हैं। ओके, आपने देखा यहाँ पे कि हमने क्या यूज़ किया यहाँ पे बच्चों, हाइड्रोजन और उसके डिफरेंट आइसोटॉप टू प्रोड्यूस द एनर्जी फ्रॉम द न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। अच्छा, कम टू द पेज नंबर 455. These reactions are given on page number 455. अब ओपन करें पेज नंबर 456. ओके, तो पेज नंबर 456. अच्छा, हमें ये तो मालूम है कि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन दो लाइट न्यूक्लियाई को मिला के होता है, और हमें ये भी मालूम है कि जब दो लाइट न्यूक्लियाई को हम मिलाएंगे तो उनको मिलाना बड़ा आसान नहीं है। ओके, उनको मिलाने के लिए हमें इतनी हीट एनर्जी जनरेट करनी पड़ेगी जो कि हमारे लिए किसी सिंपल प्रोसेस से कैपेबल नहीं है, या फिर उतनी हीट एनर्जी जनरेट करना किसी सिंपल प्रोसेस से हमारे लिए डिजायरेबल नहीं है। अब क्या करें? तो हम यहाँ पे क्या करते हैं बच्चों, उस हीट एनर्जी को जनरेट करने के लिए हम न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन यूज करते हैं। आई रिपीट, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में दो लाइट न्यूक्लियाई को मिलाने के लिए जिस हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उस हीट एनर्जी को जनरेट करने के लिए मैं न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन यूज करूंगा। ओके, तो यहाँ पे बच्चों जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, सपोज दिस इज द 400 किलो इलेक्ट्रोवोल्ट एनर्जी रिक्वायरमेंट है मेरे को न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए। अब ये एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, इसका मतलब कि मुझे इतनी हीट एनर्जी जनरेट करनी पड़ेगी जिससे मुझे 400 किलो वोल्ट मिल जाए, किलो इलेक्ट्रोवोल्ट मिल जाए। अब इतनी हीट एनर्जी जब जनरेट होगी तो उसका टेम्परेचर कितना होगा? हीट एनर्जी इज द डिफरेंट थिंग एंड टेम्परेचर इज द डिफरेंट थिंग। ओके, हाँ, बट हमें ये मालूम है कि हीट एनर्जी बढ़ेगी तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, तो मुझे कितना टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा ताकि मुझे इतनी हीट एनर्जी मिल जाए। ओके, तो आप लोग आ जाओ गैस थ्योरी पे, जो आप लोगों ने ऑलरेडी 11th क्लास में पढ़ रखा है, आइडियल गैस थ्योरी। उसमें आप लोगों ने ये फॉर्मूला जरूर देखा था, दैट इज 3/2 kT। ओके, इस वाले फॉर्मूले में इस 400 किलो इलेक्ट्रोवोल्ट को पुट कर दो, तो आपके पास जो टेम्परेचर आएगा, टेम्परेचर विल बी 3 × 10⁹ केल्विन। कितना आएगा बच्चों? 3 × 10⁹ केल्विन। यानी इतना टेम्परेचर अगर मुझे मिल जाता है तो क्या हो जाएगा बच्चों? फ्यूजन रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ओके, अब फ्यूजन रिएक्शन में फ्यूजन रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले वापस से के की बात कर लें। के आपका क्या था बच्चों? बोल्ट्जमान कांस्टेंट, और के की वैल्यू क्या थी बच्चों? आपके पास R/N। ओके, प्रीवियस क्लासेस में हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। ओके, के की वैल्यू क्या थी आपकी? R/N। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में। तो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन को कंट्रोल करना अभी भी, दिस इज टोटली अनकंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन। ओके, इसीलिए हम इसको जनरली डिस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए ही यूज करते हैं। तो दिस इज योर अनकंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें हाइड्रोजन बम की, ओके, तो इस टाइप के जो रिएक्शंस होते हैं जो हाइड्रोजन बम वगैरह में यूज में आते हैं, उसमें कौन से रिएक्शन होते हैं? न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। सो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कि सन के अंदर, अच्छा सन की बात की जाए या फिर स्टार्स की बात की जाए, दोनों के अंदर ही न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है, बिकॉज सन इज ऑल्सो द स्टार। तो जितने भी स्टार्स हैं हमारी नॉलेज में, उसमें जो भी रिएक्शंस हो रही हैं जिसकी वजह से हमें हीट एनर्जी या फिर लाइट एनर्जी मिल रही है, वो किसके थ्रू मिल रही है बच्चों? न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के थ्रू। ओके, तो रिएक्शन देखते हैं। ओके, ये सन के अंदर वाली रिएक्शन लिखवा रहा हूँ मैं, दैट इज हाइड्रोजन मिलके आपका ड्यूटेरियम बन रहा है, साथ में एनर्जी रिलीज हो रही है, साथ में न्यूट्रिनो भी रिलीज हो रहा है, पॉजिट्रॉन भी रिलीज हो रहा है। ओके, यहाँ पे गामा रेडिएशंस रिलीज हो रही हैं, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन मिलके, यहाँ पे ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन मिलके हीलियम रिलीज हो रहा है, गामा रेडिएशन रिलीज हो रही है, साथ में 5.49 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट एनर्जी भी रिलीज हो रही है। उसके बाद ये फोर्थ रिएक्शन पे आ जाओ बच्चों। ये फोर्थ वाली रिएक्शन तभी होगी जब ये तीन रिएक्शन दो बार हो जाएगी। ओके, ये तीनों रिएक्शन होने के बाद ही ये आप कह सकते हो ये फोर्थ रिएक्शन होगी। तो फोर्थ रिएक्शन में क्या होगा? हीलियम और हीलियम कंबाइन होके आपका हीलियम का दूसरा आइसोटोप बनाएगा। ओके, उसके बाद आपका हाइड्रोजन भी रिलीज होगा और साथ में 12.86 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट होगी। अच्छा बच्चों, ऐसा ही नहीं कि स्टेप बाय स्टेप रिएक्शंस हो रही हैं, ये सारी रिएक्शंस एक साथ ही हो रही है। हाँ, वो बात अलग है कि तीन रिएक्शन होने के बाद ही आपकी चौथी रिएक्शन भी स्टार्ट हो रही है। अब चौथी रिएक्शन स्टार्ट होगी, इसका मतलब कि ये नहीं कि फर्स्ट थ्री रिएक्शन स्टॉप हो चुकी है, ये तीन रिएक्शन तो चलती जा रही है और साथ में जैसे जैसे इसके प्रोडक्ट मिलते जा रहे हैं फोर्थ रिएक्शन में हाथों हाथ चलता ही जा रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये 4 रिएक्शंस कंटिन्यूअसली सन के अंदर हो रही है। अब हम इसको कंबाइन करते हैं ओवरऑल, तो जब हम इन चारों रिएक्शन को कंबाइन करेंगे तो आपके पास ये रिएक्शन आएगी। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये चारों रिएक्शन कंबाइंड फॉर्म में ये है, तो आप इसको अच्छी तरीके से याद कर लेना।
ओके, कि 4 हाइड्रोजन का एटम है, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन, ये हीलियम बना रहा है, ओके, आपका न्यूट्रिनो बना रहा है, गामा रेडिएशन रिलीज हो रहे हैं, साथ में 26.7 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट एनर्जी रिलीज हो रही है, ओके, यानी यहाँ पे एक रिएक्शन में जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो अप्रॉक्सीमेट 26.7 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट एनर्जी रिलीज हो रही है। अब हम बात करते हैं कि इस रिएक्शन के एडवांटेजेस क्या हैं, या फिर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के एडवांटेजेस क्या हैं। सबसे पहली बात, एनर्जी के अमाउंट के टर्म्स में बात की जाए तो वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है इन कंपैरिजन टू द न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन में जितनी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही थी उसके 7 टाइम्स एनर्जी आपके न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में प्रोड्यूस हो रही है, बल्कि इससे भी ज़्यादा। ओके, सेकेंड बात की जाए तो ये वाली जो रिएक्शन है या फिर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन है, ये फिजन के कंपेयर में बहुत क्लीन है, ओके, क्योंकि यहाँ पे हमने हाइड्रोजन यूज़ किया, हीलियम हमें मिला, ओके, बट हम न्यूक्लियर फिजन में हमने रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूज़ किए थे, ओके, जिसको क्या कर बच्चों जिसको वापस से ख़त्म करना, ओके, यानी रिएक्शन के बाद जो बाय प्रोडक्ट्स बचते हैं उसको वापस से ख़त्म करना भी हमारे लिए एक टिपिकल टास्क होता है, बट न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में ऐसा कुछ नहीं है, ओके। सोर्सेज की बात की जाए तो हमने यहाँ पे हाइड्रोजन को यूज़ किया है जो कि प्लेंटी अमाउंट में हमारे पास अवेलेबल है, तो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन को हम आराम से बहुत सारे टाइम तक यूज़ कर सकते हैं। फिजन रिएक्शन में आपने देखा था कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट की रिक्वायरमेंट थी जो कि हमारे पास लिमिटेड अमाउंट में है, बट हाइड्रोजन हमारे पास अनलिमिटेड अमाउंट में है। अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। ये तो आपने देख लिया है कि इस रिएक्शन में हमारे को जो एनर्जी मिल रही है बच्चों वो न्यूक्लियर फिजन के कंपेयर में बहुत ज़्यादा मिल रही है, और हमने ये भी देख लिया कि इस एनर्जी की रिक्वायरमेंट हमारी सिर्फ हाइड्रोजन से फुलफिल हो जा रही है। अगर किसी सिचुएशन की वजह से अगर हमने इस न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन को स्टार्ट कर दिया तो इसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है, ओके, इसको कंट्रोल करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। अब हाइड्रोजन बम की बात करें, इट इज बेस्ड ऑन द न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, ओके, या फिर हम बात करें कि स्टार्स में किस तरीके से एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो भी न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में। हम सन की बात करें वहाँ पे एनर्जी कैसे प्रोड्यूस हो रही है वो भी न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में। अब इसमें हो क्या रहा है एक्चुअली, जैसे अगर हम सन की बात करें तो सन की एज अराउंड 5 × 10⁹ ईयर्स है, और ये आपको मिल जाएगा, ये सारे डाटा आपको मिलेंगे पेज नंबर 457 पे, पेज नंबर 457 पे ये डाटा मिलेगा आपको, पेज नंबर 456 पे, पेज नंबर 456 पे। तो ओपन पेज नंबर 457 जिसमें लिखा हुआ है कि सन की एज जो है वो 5 × 10⁹ ईयर्स है, और 5 बिलियन ईयर्स तक सन सर्वाइव करेगा। अब इसमें हो क्या रहा है, सन के पास अगर सोर्स ऑफ एनर्जी की बात की जाए तो उसके पास प्लेंटी अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन अवेलेबल है जो कि कंटिन्यूसली किस में कन्वर्ट हो रहा है, हीलियम में। अब एक टाइम आएगा जब पूरा का पूरा हाइड्रोजन एटम जो होगा वो हीलियम में कन्वर्ट हो जाएगा। अब उस सिचुएशन पे क्या होगा कि ऐसा तो नहीं कि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन स्टॉप हो जाए, नहीं, रिएक्शन कंटिन्यू चलती रहेगी, बट अब क्या होगा, हीलियम एटम है या फिर हीलियम का जो आइसोटोप है वो कन्वर्ट होगा कार्बन में, और रिएक्शन कंटिन्यूसली चलती रहेगी, ओके, उसमें अलग अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें मिलेगी, उसमें बच्चों प्लेंटी अमाउंट ऑफ या फिर अलग अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलेगी। तो हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट हो रहा है, पहले हीलियम में, फिर उसके बाद किस में होगा, कार्बन में, ओके। तो वो जो सिचुएशन आती है जब आपके पास आपके सन के अंदर जो हाइड्रोजन पूरा का पूरा हीलियम में कन्वर्ट हो चुका है, तो उस सिचुएशन को बोलते हैं बच्चों कि वो रेड जाइंट में आ चुका है। अच्छा, जब न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन इतना बेनिफिशियल है, इसमें इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल रही है, तो हम इसको यूज़ क्यों नहीं कर पा रहे हैं कंस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए, हम इसे क्यों नहीं यूज़ कर पा रहे हैं ताकि हम एनर्जी के रिसोर्सेज अपने इससे रिप्लेस कर लें, ओके, उसके पीछे भी एक रीज़न है। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है और उस एनर्जी का जो टेम्परेचर होता है वो इतना हाई होता है कि उससे रिलेटेड जो हमारे पास इक्विपमेंट है उस इक्विपमेंट में उस टेम्परेचर को हम होल्ड नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में जो टेम्परेचर प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज अबाउट 10⁸ केल्विन, ओके, और हमारे पास जो इक्विपमेंट्स हैं या फिर जिस पूरे मशीनरी से हम इस टेम्परेचर को या फिर इस एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहे हैं उस एनर्जी को हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, उस एनर्जी से प्रोड्यूस होने वाले टेम्परेचर को हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। सो दिस इज वेरी बिग लिमिटेशन, ओके, जिसकी वजह से हम न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन को यूज नहीं कर पा रहे। इट मीन्स अगर इन फ्यूचर हमारे पास कुछ ऐसा ऑल्टरनेट अवेलेबल आ गया जिसकी वजह से हम न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन को भी यूज कर पाएं, तो आप इससे खुद ही समझ सकते हैं बच्चों कि हमारी ह्यूमैनिटी को कितना बेनिफिट हो जाएगा, ओके। आपके जो कन्वेंशनल सोर्सेज हैं, फॉर एग्जांपल मैं पेट्रोल की बात करूं, डीजल की बात करूं, आने वाले टाइम में खत्म होने वाला है, ओके, तो उस कन्वेंशनल सोर्सेज की टेंशन खत्म हो जाएगी, ओके। जो इन एनर्जी को प्रोड्यूस करने के बाद जो अननेसेसरी बाय प्रोडक्ट डेवलप होते हैं या जनरेट होते हैं वो अननेसेसरी बाय प्रोडक्ट यहाँ पे जनरेट नहीं हो रहे। तो ये वाली एनर्जी जो कि न्यूक्लियर फ्यूजन से मिलने वाली है, अगर इसको हम ठीक से कंट्रोल कर लेते हैं
तो ये हमारे लिए बहुत 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 बेनिफिशियल है। तो बच्चों इस चैप्टर में हम लोगों ने न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन को बहुत डिटेल में पढ़ा, बिकॉज इस पे बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, और जो पार्ट इस चैप्टर में से डिलीट हो चुका है या फिर हटा दिया गया है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। तो ये चैप्टर फ्रॉम माय साइड हैज़ बीन कंप्लीटेड। नाउ अब बचते हैं इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर। सो स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर को अच्छी तरीके से कर लेना, ओके। और इस वीडियो को जो हम लोगों ने अभी अपलोड किया है इस चैप्टर का, इसको बार बार देखना क्योंकि ये चैप्टर थ्योरेटिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। तो इस वीडियो को आप लोग बार बार देखना, ओके। नाउ थैंक यू।